भूकंप को लेकर के किसी को कोई दिक्कत है? अर्थक्वेक को लेकर के कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। हम्म। तो कारण तो हो ही गया था ना। तत्कारण में तो, ओ भैया, कारण में तो बात हुई ही थी कि भूकंप के क्या, तो प्राकृतिक कारण होते हैं और इसी के कुछ मानव निर्मित कारण भी होते हैं। मानव निर्मित कारण भी होते हैं, मैनमेड कारण भी होता है और प्राकृतिक कारण भी होता है। प्राकृतिक कारणों में हम लोग पढ़ करके रखे थे प्लेट विवर्तनिक के, प्लेट विवर्तनिक कारण। और ये प्लेट विवर्तनिक कारण से ही विश्व के लगभग 99% भूकंपों का कारण यही है। दूसरा, दूसरा प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत, प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत। तीसरा इसका कारण हम लोगों ने भ्रंशन को भी पढ़ के रखा था कि फॉल्ट होता है। चौथा ज्वालामुखी भी कारण है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी भी इसका कारण रहता है। मानव निर्मित कारणों में बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बांध का निर्माण करना, जैसे कैराना में आया था महाराष्ट्र में। दूसरा, परमाणु बम परीक्षण या हाइड्रोजन बम परीक्षण, हाइड्रोजन बम परीक्षण ये मूल कारण रहा है। इसको हम समझा दिए थे पिछले क्लास में, बस लिखे नहीं थे। ठीक है। ठीक है सब लोग, कि कोई दुख में है? पुनश्चलन सिद्धांत पिछले क्लास में कहाँ थे? सोयल थे। समझाया गया कि यदि चट्टानों की एक सहन क्षमता होती है, उसके सहने की क्षमता से अगर ज्यादा इस पर दबाव पड़ेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसमें कंपन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत। ठीक है। हाँ, तो किसी भी चीज को दबाइएगा तो ही नहीं टूटेगा। ये देखिए, तो इसको पकड़ के दबा रहे हैं, दबाएंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? भूकंप में आप लोगों का आत्मा बस गया है क्या? इससे निकलने का मन नहीं कर रहा है? हाँ? आत्मा को नहीं बसाना है। नहीं तो कुछ आदमी सोच लेता है कि तुमको तो भाई समझ के ही निकलेंगे। ये कहाँ पढ़ लिए? कौनो कुछ लिख देता है, इसका मतलब क्या है? बिहार में कितने भूकंप जोन आते हैं, इस तरीका की बातें पढ़ाई होती है। हाँ। ठीक है। तो बिहार जो है, मतलब भूकंप 1 2 में कंप्लीट जो है उसमें समाहित रहता है। और बिहार का अप्रोक्स आप 90% अप्रोक्स रीजन्स को देखेंगे तो यहाँ भूकंपीय क्षेत्र है ही है। ठीक है।
तो इस टाइप का तो चीजें बनते नहीं है कभी ना, गलत है, गलत है भाई, सीधे सीधे। ठीक है, सालिसा प्रवीण जी हाँ, बताइए। ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं आप भाई, ये कल हो चुका है, इससे निकलिए, बाहर निकलिए, आगे बढ़े। हो गया। ये कुछ नहीं है, कल पढ़ा दिए थे इसको, वही है। तो हो गया, कारण तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। यहाँ एग्जाम भी नहीं है, परीक्षा में गलती से भी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो किसी का ही छूटेगा ही नहीं, कारण भी किसी का गलत होगा। तो चलिए, 1 मिनट फिर आ जाएंगे भले ही, हम बात कर लेंगे आपसे भूकंप का अध्ययन। ठीक है, सुनिए, भूकंप का अध्ययन कहलाता क्या है? हाँ, सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप जिसका अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। जिस यंत्र से इसका अध्ययन करते हैं वह यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। इसका अध्ययन करते हैं कहाँ? सिस्मोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पर। जबकि भूकंप के मापन के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए कौन कौन से स्केल हैं? तो पहला रिक्टर स्केल है, और जो रिक्टर स्केल है इसको रिक्टर ने ही बनाया था, उन्हीं के नाम पर यह रिक्टर स्केल है। अब 3 पॉइंट इसमें नोट करके रखना है। पहला कि इसका अंतिम सीमा नहीं होता है, अंतिम सीमा नहीं होता है। दूसरा कि यह मैथमेटिकल या गणितीय, मैथमेटिकल फार्मूला आधारित, मैथमेटिकल फॉर्मूला आधारित स्केल है। मैथमेटिकल फॉर्मूला आधारित स्केल है जो लोगरिथमिक फार्मूला पर काम करता है, लोगरिथमिक फार्मूला पर काम करता है। ठीक है, इसलिए इसकी अंतिम सीमा नहीं होती है। एक बात और मेंशन करके रखना है कि प्रत्येक एक अंक बढ़ने पर, प्रत्येक एक अंक बढ़ने पर 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। 10 गुना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे 4 से 5 में जाइएगा ना, तो कितना ऊर्जा बढ़ जाएगा वहां पर? 10 गुना ज्यादा एनर्जी होगा, और वह 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। बात करते हैं सब पर। एक और है मर्केली, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, ठीक है। एक और है मर्केली स्केल। एक स्केल है, मॉडिफाइड मर्केली स्केल। एक स्केल भी होता है, मॉडिफाइड मर्केली स्केल।
इसका मापन कितना होता है? इसका मापन, ये पूछा जाने वाला बस कंटेंट है, लाइन है। इसका मापन कहां से कहां तक होता है? 1 to 12, 1 to 12 तक होता है। ठीक है। हम्म। मैथमेटिकल फॉर्मूला आधारित स्केल है। लोगरिथमिक लॉग से इसको तय करते हैं। बचपन में पढ़े थे लॉग का क्वेश्चन। लॉग 10:10 बराबर कितना? 1। उसी पर चलता है ये। क्या है सर? आंधी वंश, आंधी वंश क्या ये पूछ रही हैं सालिसा परवीन? आंधी वंश मीन्स क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। आंधी वंश मीन्स थोड़ा क्लियर करके लिखिए सालिसा परवीन, अपनी बातों को एक बार क्लियर करके लिखिए। जो लोग पिछले क्लास में अगर भूकंप नहीं पढ़े हो, इस क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ ज्वालामुखी पर, वहां से आप लोग पढ़िएगा ज़्यादा, ठीक है। फिर ये बीच बीच में आने का क्या मतलब है? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी, ऑनलाइन वाले नहीं तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब बात। ये तो खत्म हो रहा है, ये तो खत्म हो रहा है, ठीक है। चलो यहीं से बात करेंगे। हाँ, अब रह गई बातें भूकंप जोन को, भूकंप जोन को। तो इस जोन को जैसे ही हम लोग बिहार स्पेशल में प्रवेश करेंगे, सुन लो, बिहार स्पेशल में प्रवेश करेंगे, बिहार में पूरे इंडिया के जोन के साथ बिहार को वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब सब बात को यहाँ पर जोड़ना, क्लास को बड़ा बनाना हो जाएगा। मैं तो जोड़ दूंगा लेकिन बड़ा हो जाएगा क्लास। बातें ज्वालामुखी की होगी, ज्वालामुखी की होगी। क्या बोलते हैं इसको? वोल्केनो, ज्वालामुखी, वोल्केनो। समझिए समझिए, ये ज्वालामुखी और एक शब्द आएगा ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म। ये ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता दोनों एक ही बात है कि दोनों दो बात है? वोल्केनो और वोल्केनिज्म में डिफरेंस होता है कि दोनों एक ही बात रहता है? तो सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या अलग होता है भाई? आगे कह रहे हैं कि सर ये पता तो नहीं है, लेकिन देखने से लग रहा है कि दोनों अलग अलग हो सकता है। हाँ हाँ, देखने से लग रहा है कि अलग अलग हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? हाँ, सुनिए, वोल्केनो और वोल्केनिज्म दोनों दो बातें हैं। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार होता है जिससे मैग्मा बाहर निकल करके लावा के रूप में निर्मित होता है। वह घटना ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। लेकिन ज्वालामुखीयता क्या है? तो मैग्मा बनने से लेकर के और लावा निर्माण तक की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ज्वालामुखीयता कहलाती है। दिक्कत है? ज्वालामुखी एक घटना है, विस्फोट है, जबकि ज्वालामुखीयता एक प्रोसेस है। मैग्मा निर्माण से लेकर के लवा निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं को ज्वालामुखीयता कहा जाता है, वोल्केनिज्म कहा जाता है। ठीक है। अब ज्वालामुखी जो आप मूवी वगैरह में देखते हैं, वो ज्वालामुखी एक काल्पनिक है, रियलिटी नहीं है।
बॉलीवुड वाले तो कुछ 4 कदम आगे निकल जाते हैं, बार बार हम उनका उदाहरण देते हैं, है कि नहीं है? हाँ, प्रेम प्रसंगों में तपता हुआ युगल ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकल जाता है। जबकि हकीकत क्या है कि जो ज्वालामुखी को देखने की कोशिश करेगा उसको दुनिया नहीं देख पाएगी। जो केवल चाहे कि हम उसको अनुभव कर ले, उसको फिर दुनिया अनुभव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हजारों डिग्री टेम्परेचर पर वहां पर लावा प्रवाहित होता है, और वहां आप कैसे चले जाएंगे? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, अब बातें निकल के आएगी, पहले एक बार समझा लें तब प्रोसेस वाइज लिखिएगा कि आपके दिमाग में एक फिगर बन जाए। चलो, अब जब भी बातें निकल के आएगी ज्वालामुखी को लेकर के, तो एक तो ज्वालामुखी क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं, इसका परिचय। तो इसका परिचय आपके पास हो चुका है कि सर ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिसमें मैग्मा लावा के रूप में उद्वेलित होता है, बाहर निकलता है, और ज्वालामुखीयता जो एक प्रोसेस है। दूसरी बातें निकल के आती है भैया इसके प्रकार को लेकर के, इसके प्रकार को लेकर के कि कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। तो प्रकार में भी हम लोग जो मूल रूप से दिया रहता है किताबों में कि सक्रियता के प्रकार से, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, जो ये आप पढ़ते हैं इसका आधार है सक्रियता। सक्रिय क्या? जो वर्तमान समय में एक्टिव है, जिससे लावा का बाहर निकलने की प्रोसेस प्रक्रिया जारी हो, वही सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आपके मन में बार बार एक शब्द आता है कि लावा, इस लावा में क्या बाहर निकलता है? तो यह लावा ठोस, तरल और गैस तीनों रूप में बाहर निकलता है। निकलता है जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, वहां से ये तीनों रूप में बाहर निकलता है। ठोस भी निकलते हैं, सॉलिड भी। ज्वालामुखी का सबसे बड़ा ठोस उसे बम कहा जाता है। विस्फोट होगा तो इतना बड़ा बड़ा बम निकलेगा, बमाक बमाक चारों तरफ बजता रहेगा। तो सबसे बड़ा ठोस क्या है? बम होता है, उसका नाम ही बम रखा है ज्योग्राफरों ने। तरल रूप में लावा निकलता है, और वाष्प के रूप में जलवाष्प निकलता है। वाष्प के रूप में सबसे ज्यादा क्या? जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी के वाष्पों में लगभग 65% वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है। तीनों फॉर्मेट में रहते हैं ये। सुसुप्त यानी जो अभी एक्टिव तो नहीं है, डोरमेंट बोला जाता है इसको, लेकिन आने वाले समय में इसके सक्रिय होने की संभावना ज्यादा है। सुसुप्त ज्वालामुखी जाना जाता है। और फिर मृत ज्वालामुखी, जिसके सक्रिय होने की संभावनाएं समाप्त हो चुकी है, जिसका क्रेटर अब झील बन चुका है, वह मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक ही बातें निकल के आती है। अब ये दूसरा इसका प्रकार बनता है भैया विस्फोटकता के आधार पर। दूसरा बनता है विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर, ठीक है। विस्फोटकता का आधार क्या? जैसे या तो शांत दरारी बनेगा और नहीं तो केंद्रीय विस्फोटकता होगी। ब्लास्ट के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। या तो शांत दरारी होगा और नहीं तो केंद्रीय विस्फोटकता होगी। अब यहां भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि शांत दरारी और केंद्रीय विस्फोटकता कहते किसको हैं। ये शांत दरारी या
केंद्रीय विस्फोटकता कहलाता क्या है? इस विस्फोटकता के आधार पर पहला, शांत दरारी, यानी जहां लावा पतला होकर के बाहर निकले, लावा पतला होकर के बाहर निकले। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लावा मोटा नहीं, लावा पतला हो। अब लावा लावा पतला होगा तो उससे पर्वत बना सकते हो? नहीं बनेगा। पतला होगा तो बह जाएगा। अब बह करके कौन सी संरचना बनाएगी ये? संरचना क्या बनेगा? तो इसी से पठार बनता है, इसी से पठार बनता है। जैसे दक्कन का पठार, ये भी लावा से बना है, ये भी ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। किलिमंजारो भी ज्वालामुखी का परिणाम है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कहेंगे कि सर ये शांत दरारी है और किलिमंजारो केंद्रीय विस्फोट है, सेंट्रल ब्लास्ट है। अंतर क्या है दोनों में? कि जो शांत दरारी होगा उसमें लावा पतला होगा, और पतला लावा होने के कारण, या देखो ये भूपरपट्टी है ना, तो जैसे ही इसमें पतला लावा मिलेगा ये बह जाएगा, सब एक जगह से रहेगा ही नहीं। जहां जगह मिलेगा वहीं से जगह बना करके बहने लगेगा। तो इससे जो संरचना बनेगा ये पठार टाइप का संरचना बनेगा। पठार और पर्वत में मूल अंतर क्या है? ऊंचाई का। एनसीईआरटी इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, कहेंगे कि सर जो पठार होता है, पठार का जो शीर्ष भाग होता है वह मेज के समान होता है, जबकि पर्वत का शीर्ष भाग एक गुंबद नुमा संरचना यहां पर बना लेता है। ठीक है, तो ये शांत दरारी का उदाहरण है। दूसरा, ये केंद्रीय विस्फोट बनेगा, और केंद्रीय विस्फोटकता में किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होगा? तो केंद्रीय विस्फोटकता में जो संरचनाएं निर्मित होगी वो पर्वत बनेंगे, वो पर्वत बनेंगे, और पर्वतों में एक शीर्ष होगा, एक गुंबद होगा। तीसरा प्रकार होता है, आगे और भी इस पर बात करना है, कि अम्लीयता, अम्लीयता या क्षारीयता के आधार पर। तीसरा प्रकार से बांटते हैं, अम्लीयता या क्षारीयता के आधार पर इसे बांटा जाता है, आधार पर इसे बांटा जाता है। ठीक है, फिर आकर के हम लोग इसमें वितरण को भी देख लेंगे कि वितरण किधर का है। ठीक है, लिखे, 4 शब्द लिखे। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब देख लिया, आप स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे भूगोल का डिफिनेशन, उसी में बताए थे मानव अधिवास। हाँ, तो अधिवंश नहीं अधिवास होता है। सालिसा परमीन, अधिवास यानी जहां पर रहने का जगह हो, जहां इंसान वास करता हो। अधिवास उसको बोलते हैं कि जहां इंसान वास करता हो, उसके रहने का जगह हो, उसी को अधिवास कहते हैं। ठीक है, अधिवंश नहीं अधिवास लिखिए, कि जहां मानव के रहने का स्थान हो वह अधिवास है। ठीक है, अब उम्मीद है कि ठीक हो गया होगा। हाँ? ये पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, पहले इसको समझ लीजिए ना, फिर आते हैं उन सारी चीजों पर। ठीक है, एक बार यस लिख दीजिए आप, कि लगे आपको समझ में आ गया।
हो गया सब लोगों का? इधर भी? देखिए ज्वालामुखी वोल्केनो, ऑनलाइन वाले अब कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखो फटाफट लिखो। ज्वालामुखी से तात्पर्य ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है उस छिद्र अथवा दरार से है जिससे होकर ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है, पाइप से है, वीवर से है, जिससे लावा बाहर निकलता है। चाहे मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, ये ज्यादा सही होगा। जिससे मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। चलो नीचे लिखना ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म इज ए प्रोसेस। ज्वालामुखीयता क्या कहेंगे? यह एक प्रक्रिया है। ज्वालामुखीयता क्या है? यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है भाई? हाँ, मैग्मा निर्माण से लेकर के लावा निर्माण तक की यह प्रक्रिया है। मैग्मा से लेकर के लावा निर्माण तक की क्या है? प्रक्रिया है। अब किसी को भी समझा देंगे ना आप? ज्वालामुखी नहीं समझा दीजिएगा आप? नहीं? अरे भाई नहीं समझा दोगे? अच्छा फोटो बना क्यों करे, फोटो भी बना दीजिए, चलो ठीक है। अब अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग फोटो बनेगा ना। यहाँ आओ, पहले बोर्ड पर हो। बहुत ज्यादा आपको अंदर चल के पढ़ना भी नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। बहुत अंदर पढ़ा देंगे तो और दिक्कत होगा। यहाँ बाह्य कोर में निर्माण होता है किसका? मैग्मा का। किसका निर्माण होता है? मैग्मा का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैग्मा का निर्माण होता कहां से है? वहां तक भी आपको एक बार प्रयास करेंगे कि पहुंचा करके दिखाएं। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि आपके परीक्षा में इतना बड़ा अप्रोच नहीं रखा जाता है। सुनो, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट टेक्टोनिक थियरी में क्या बताया गया कि अगर कहीं कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अगर आपस में टकराते हैं, अगर आपस में टकराते हैं, तो इस महासागरीय प्लेट का अंदर में निक्षेप होता है। ये अंदर की ओर निक्षेप होता है, दब जाएगा। एक सीमा तक यह जाएगा। जैसे ही इसके गलनांक से, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा का इसको
टेम्परेचर मिलेगा तो यह गलना शुरू हो जाएगा। गल जाएगा कि नहीं? चट्टान है ना, लेकिन अगर नीचे दबता गया ऐसे तो ये वहां तापमान ज्यादा मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। अब गलने के बाद यही स्वरूप मैग्मा कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्मा कहा जाता है। यहां तो एक चेंबर है जहां पहले से ही सब मैग्मा है, सब चल रहा है। बाह्य कोर तरल रुमा संरचना है, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं वहां पर। अब ये इस रेडियो एक्टिव तत्वों के प्रभाव से वहां से नीचे जा नहीं सकता है, तो कहां जाएगा? ऊपर की ओर। और ऊपर जाने के बाद ये पर्वतों के प्लेटों के किनारे से बाहर निकलता है और यहीं पर आकर के आप देखेंगे कि कटकों का भी निर्माण कर देता है, ब्लास्ट कर जाता है, ज्वालामुखी की घटनाएं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक है। राम बाबू कुमार नूल, अरे कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत है हम ही से पूछेगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। साल ईसा प्रवीण परसों ही क्लास कर दी है तो अच्छी बात है। सब बात समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब बात किताब में भी है, लेकिन आप लोग कोचिंग इसलिए ना आते हो कि जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन बेस अब कोचिंग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हर जगह पड़ा हुआ है। आपको चाहिए क्या कि उस इंफॉर्मेशन में आपको सुगम बना दिया जाए, आसान बना दिया जाए। जो चीजें वहां पर छुपी हुई हैं उन चीजों को बाहर कर दिया जाए, बस हो गया। बाकी इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। अब यहां से ये जब बाहर की ओर निकलता है, एक बार और देखना, तो मैग्मा जब बाहर की ओर निकले तो भैया यदि यह अंदर में कहीं जम जाए, यह मैग्मा अंदर में ही जम जाए, तो इसको बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टाने। इसी का नाम क्या है? अंतर्भेदी चट्टाने। अब आप देखो, इस जमीन के नीचे से ही लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? किसका परिणाम है भाई? वहां अंतर्भेदी चट्टानों का परिणाम है। लेकिन यदि यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलने लगे, इस भूपरपट्टी के बाहर आ जाए, तो भूपरपट्टी के बाहर आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये बहिर्भेदी चट्टान है। बहिर हाँ भेदी चट्टान है, ये बहिर्भेदी चट्टान है, बहिर्भेदी चट्टान है। बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिस्ट लोग से तो कल ही आपको पता लगवा दिए थे। हाँ, तो उसके तरंग से पता करते हैं कि जो भूकंपीय तरंग है उसको पता करते हैं। जी हाँ, इस मैग्मा से ही पता करते हैं कि यहाँ पर किन क्षेत्रों में क्या संरचनाएं, क्या चीजें निकल रही है। उसके संरचना को पता करते हैं, भूकंपीय तरंगों से पता करते हैं। ठीक है, और लिखो, चलिए लिखिए। ज्वालामुखी के प्रकार, मेजर हेडिंग लगा लो, ज्वालामुखी के प्रकार। 5 मिनट में खत्म करेंगे, तेज पढ़िए। ज्वालामुखी के प्रकार, और ज्वालामुखी के प्रकार में पहला क्या है? सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर। सक्रियता क्या है? सक्रियता क्या है? हाँ लिखिएगा एक बार, बहुत अच्छे से लिखिएगा। चलो, सक्रियता के आधार पर नंबर 1 है
सक्रियता के आधार पर। नंबर 1, उसी में वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर या वर्तमान समय में मैग्मा लावा के रूप में निकल रहा हो, लावा के रूप में निकल रहा हो, लावा के रूप में निकल रहा हो, उसे सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, अब आपसे 2-3 बातें अवश्य पूछे जाएंगे इससे। पहला कि विश्व का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ। कौन सा है? मौना लोआ। अब भैया मौना लोआ कहाँ है? हवाईयन द्वीप पर। एक अमेरिकी स्टेट है, कौन सा? हवाई द्वीप, और उसी पर मौना लोआ है। लिखते चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ। मौना लोआ कहाँ है ये? हाँ, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, क्या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? हाँ, बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर है, बैरन आइलैंड। हाँ, भारत का एक्टिव वोल्केनो, हाँ एक ही है, ये है इंडिया में। सालिसा प्रवीण थोड़ा पढ़ लीजिए ना, थोड़ा पढ़ लीजिए। बहिर्वेदी मतलब जो बाहर हो, अंतर्वेदी जो अंदर में बना हो। ठीक है, सालिसा प्रवीण थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर जितना आपका डाउट होगा उसको लिखिएगा। शब्दकोश में इतने प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? ठीक है, बहिर्वेदी जो बाहर बना हुआ है, अंतर्वेदी जो अंदर में ही बना है। ठीक है, चलिए। किसका? नहीं नहीं, वो बैरन द्वीप ही है। जी हाँ, बैरन द्वीप ही है, वो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप ही है। आगे बढ़ना, कुछ और नाम लिख लेना, जैसे एस्ट्राम्बोली, बार बार पूछता है। एस्ट्राम्बोली लिख दे क्या बोर्ड पर? एस्ट्राम्बोली, एस्ट्राम्बोली। ये एस्ट्राम्बोली कहाँ है? हाँ, इटली के लिपारी द्वीप पर। एस्ट्राम्बोली सिचुएटेड इन लिपारी आइलैंड इन इटली। हाँ, इटली के लिपारी द्वीप पर। लिपारी, लाला वाला ल। हाँ, लिपारी द्वीप पर, इटली के लिपारी द्वीप पर। अब सुनो, बहुत मजे की बात सुनो इसे। इसको कहते क्या है हम लोग? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। लिख लीजिए, उसमें मेंशन करो कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एस्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। लिख लो, 2-4 फेमस है, उसको लिख लेना है। माउंट एटना इटली में,
माउंट एटना इटली में, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, कोटोपेक्सी इक्वाडोर। कोटोपेक्सी को क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे ऊंचाई पर स्थित वोल्केनो है कोटोपेक्सी, सबसे ऊंचा है इक्वाडोर में। दक्षिण अमेरिकी एक राज्य है। हाँ देखो मैग्मा क्या है भाई। अब ये सालिसा प्रवीण एक एक शब्द समझा देते हैं ना भैया। ये मैग्मा कहते किसको है? तो जो वहां पर चट्टानों का मेल्टिंग, जो चट्टानों का, निश्चित रूप से सुनो, जो चट्टानों का जो मेल्टिंग लिक्विड है वही मैग्मा कहलाता है। अभी आपको समझा रहे थे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी का कंसेप्ट लेकर के, कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी में भाई यहां पर अब ये एक चट्टाने नीचे दब जाती हैं, दबने के बाद जब ये गलनांक बिंदु को प्राप्त करें तो वो गल के और द्रव्य का रूप ले लेता है, उसे मैग्मा कहते हैं। और जब वही मैग्मा इस भूमि पर बाहर की ओर निकलता है भूपर पट्टी पर, तो इसको लावा कहते हैं। इसमें होता क्या है? तो मैग्मा जिसमें ठोस भी होता है, द्रव्य भी होता है और गैस भी होता है, तीनों के मिश्रण स्वरूप को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। है? ठीक है सब लोग? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सालिसा प्रवीण रूट बहुत, कोई बात नहीं, देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक शब्द पूछेंगे तो मैं बताते रहूंगा, पेशेंस रखिएगा। सब लोगों को लेके चलना है ना, ठीक है, इसलिए एक के लिए तो फोकस नहीं होगा। चलो आ जाओ भाई। अब ये तो हो गया अपना एस्ट्राम्बोली भी, सक्रिय पढ़ रहे थे ना। दूसरा पढ़ लेना सुसुप्त। अच्छा एक और लिख लो, माउंट एरेबुस। माउंट एरेबुस कौन सा पढ़ लेना है? माउंट एरेबुस। माउंट एरेबुस को क्यों पढ़ना है? लगभग विश्व में 500 एक्टिव वोल्केनो है, इसमें से हम 5 ही पढ़ रहे हैं। क्यों क्यों 5 ही पढ़ रहे हैं? कि जहां से संभावनाएं लगती है कि ये पूछा जा सकता है उसी को पढ़ा रहा हूं। जो 500 कौन पढ़ने जाएगा? माउंट एरेबुस को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये अंटार्कटिका में, कहा? हाँ अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसे पढ़ा जा रहा है। अंटार्कटिका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अंटार्कटिका का नाम आपने सुना है? क्या सुना? कौन सुना और क्या सुना है बताओ? अंटार्कटिका महादेश है और हाँ अच्छा बर्फीला जगह है। माइनस 20 टेम्परेचर रहता है और अच्छा दक्षिण साइड में है। ऐसे काम चलेगा एग्जाम में? दिक्कत है कि पीआरटी वाला को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, ठीक है, पीआरटी वाले को हाँ पढ़ना नहीं होता है अक्सर। आप बिना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े, आप लोगों को अन्य विषय समझने में भी आसानी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाता है और सिलेबस बहुत लेंदी है, समय कम मिलता है, भाग भाग करके थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, उस पर भी एक आध दिन आपसे बात करेंगे। कुछ ही तो आपको एकदम जुबान पर याद होना चाहिए कि सर अंटार्कटिका जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसकी आकृति एस आकृति की है। तो पूछा है एक बार क्वेश्चन कि अंटार्कटिका को गोलाकार होने से कौन रोकता है?
हालांकि टीजीटी में पूछ ले था। अब बताओ, इतना ऊपर जाकर के क्वेश्चन पूछ दिया, मुश्किल है। वहां कैसे जो है वेडाल सागर, रॉस सागर जहां क्रिल मछली मिलती है, माउंट मैनसिफ वहां ऊंची चोटी, ये सब। भारत अपना अंटार्कटिका अभियान कब शुरू किया था? बताओ। भारत अपना सक्रिय कब शुरू किया था, ये बताएं। 1983 में शुरू किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। और वहां पर सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री, अब क्या चल रहा है, भारती अपना रिसर्च स्टेशन चल रहे हैं। 2000 लोगे जाता है, बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलो, सक्रिय ज्वालामुखी बातें हो गई ना। अब सक्रिय ज्वालामुखी का डिफिनेशन नहीं लिखवाए हैं क्या? एक लाइन में डिफिनेशन लिख लो जो लोग नहीं लिखे हो। हाँ, अगर चल गया है तो ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी वह है जिसे वर्तमान समय में भी लावा का उद्गार हो रहा है, लावा जिससे बाहर निकल में आ रहा है, उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए रूबी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इतना है कि ऑनलाइन वाला भी सब एक्टिव रहता है, तुरंत पूछता है। आगे बढ़िए, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी एकदम बोर्ड पर रहना है, क्या बोलते हैं इसको? सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो। अब ये सुसुप्त कहते किसको हैं? गौवा में लोग नहीं कहता है कि एकदम साफ सुसुप्ते लड़का है, नहीं है। सुसुप्ते है। सुसुप्ते मतलब क्या? आलसी है, कोनो एक्टिविटी नहीं है। लेकिन उस सुसुप्त को भी अगर माहौल मिल जाए तो एक्टिव हो जाता है, आईएएस बन जाता है। माहौल की जरूरत रहती है, नहीं। अब फिर बाद में लोग उदाहरण देते थे कि देखिए लड़का को कितना कितना हिट कर गया, बचपन में तो एकदम बकलोल रहता था। यही है सुसुप्त ज्वालामुखी, कि वर्तमान समय में सक्रिय नहीं है, वर्तमान समय में सक्रिय नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में वह सक्रिय हो सकता है। उदाहरण लिख लेना दो चार को, जैसे जापान का फ्यूजियामा, भारत का नारकोंडम, ये सब सुसुप्त में आते हैं, सुसुप्त में आते हैं, डोरमेंट में आते हैं, ठीक है। लिखिए, एक लाइन लिखिए, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? सुसुप्त में। लिखो, सुसुप्त में एक शब्द लिखिए, फटाफट लिखिए। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है, या लंबे समय से सक्रिय नहीं है, सुसुप्त या डोरमेंट कहलाते हैं। डोरमेंट कहलाते हैं, सुसुप्त या डोरमेंट कहलाते हैं, सुसुप्त या डोरमेंट कहलाते हैं। परंतु बट आगे सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, आगे सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, आगे सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। जैसे क्या करेंगे? हाँ, जापान का फ्यूजियामा लिख लो, दो चार उदाहरण रहना चाहिए। जापान का फ्यूजियामा, भारत का, हाँ नारकोंडम, भारत में नारकोंडम, नारकोंडम इन इंडिया, इटली का विसुवियस,
भारत का नारकोंडम, विसुवियस, विसुवियस है। इटली का विसुवियस, भारत का नारकोंडम, नारकोंडम बोर्ड पर लिखे। अब बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा लेना। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी, देखिए ऐसा ज्वालामुखी जिसके सक्रियता की कोई संभावना नहीं है, ऐसा ज्वालामुखी जिसके सक्रियता की कोई संभावना नहीं है, जिसके सक्रियता की, एक्टिवनेस की कोई संभावना नहीं है, जिसके सक्रियता की कोई संभावना नहीं है, जिसका क्रेटर अब झील बन चुका है, लेक बन चुका है, क्रेटर झील बन चुका है, वह एक्सटिंक्ट या मृत ज्वालामुखी कहलाता है, मृत ज्वालामुखी कहलाता है, वह एक्सटिंक्ट या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे ईरान का देम बंद, लिखते जाओ, ईरान का देम बंद, म्यांमार का पोपा, ईरान का देम बंद, देम बंद, म्यांमार का, म्यांमार का पोपा, अर्जेंटीना का एकांका गुआ पोपा, पोपा, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा। हाँ आगे लिखिए, अर्जेंटीना का एकांका गुआ, पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान, पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान, ठीक है। अभी 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 बताए हैं ये ऑनलाइन वाले, अभी बताए हैं डोरमेंट किसको बोलते हैं भैया, सुसुप्त, कि अभी वर्तमान समय में तो वह एक्टिव नहीं है, लेकिन भविष्य में उसके एक्टिव होने की संभावना प्रबल है, वह सुसुप्त है, सुसुप्त कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद है विस्फोटकता के आधार पर, और विस्फोटकता के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है शांत दरारी, शांत दरारी विस्फोटकता, शांत दरारी विस्फोटकता, शांत दरारी विस्फोटकता, लिखते जाओ, शांत दरारी विस्फोटकता या शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। लिखो, ज्वालामुखी से मैग्मा का, ज्वालामुखी से बाहर, सॉरी, ज्वालामुखी से मैग्मा को, चाहे मैग्मा के
बाहर निकलने की प्रक्रिया बाहर निकलने की प्रक्रिया बाहर निकलने की प्रक्रिया विस्फोटक नहीं होकर विस्फोटक नहीं होकर दरारी हो दरारी हो। अगर गांव में आते होंगे ना तो बरसात के दिनों में पानी जब अपने खेत से दूसरे खेत में जाता है, फिर किसान क्या बोलता है कि कहीं दरार इसमें छूट गया है और ये दरार से पानी जा रहा है, नहीं है? तो फिर दरार ढूंढने में लगते हैं कि दरार है कहाँ, जा करके पैर ओर से दबाते हैं उसको और दरारवा मिल जाता है। जैसे दरार बंद हुआ पानी जाना बंद हो जाता है। वही कहानी है कि दरार से ही वहां लावा बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लो। इसमें लावा पतला होता है, इसमें लावा पतला होता है, लावा पतला होता है जिससे 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 क्या बनता है? हाँ, पठार जैसी संरचना का विकास होता है, जिससे पठार जैसी संरचना का विकास होता है। प्लेटू बनते हैं, प्लेटू फॉर्म्स करता है, पठार जैसी संरचना का विकास होता है। ठीक है, पठार जैसी संरचना का विकास होता है। जैसे लिखते जाओ, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का दक्कन पठार, दूसरा ब्राजील का पठार आदि। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ब्राजील का पठार देखो, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। नेक्स्ट है शांत जलादि के बाद केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। इसमें लावा गाढ़ा होता है, इसमें लावा कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और शंकुनुमा संरचना का विकास होता है, और शंकुनुमा संरचना का विकास होता है। शंकुनुमा संरचना का विकास होता है जिसे 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 ज्वालामुखीय पहाड़ भी कहा जाता है, जिसे ज्वालामुखीय पहाड़ भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं भाई? ज्वालामुखीय पहाड़ भी कहा जाता है। इसी को ज्वालामुखीय पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, शंकुनुमा संरचनाओं का विकास करते जाते हैं, जिसे कहते क्या है? ज्वालामुखीय पहाड़ कहा जाता है। देखो, यही संरचना बनाता है, बढ़ते जाएगा। अब जब सक्रिय होगा
तो इससे निकलेगा क्या? लावा। क्या निकलेगा? लावा। और ये जो लावा होगा, ये लावा ठोस भी होगा। ठोस में सबसे बड़ी संरचना बोलते हैं इसको बम्ब। सबसे बड़ा ठोस क्या होता है? बम्ब। फिर तरल भी होगा। तरल में पहले मैग्मा, और मैग्मा के बाद में लावा हो जाता है। ये गैस भी होगा, और गैस में सबसे ज्यादा क्या? वाटर वेपर। वाटर वेपर लगभग 65% वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है। जलवाष्प होता है, 65% जलवाष्प होता है। जैसे ही ये मृत अवस्था में जाएगा, ये ऊपर वाला भाग जिसे क्रेटर कहते हैं, जिससे लावा बाहर निकल रहा था, ये क्रेटर में जल भर के किस चीज का निर्माण कर लेते हैं? झील का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कि वह झील का निर्माण हुआ था। जिस पाइप से लावा बाहर की ओर ऊपर बढ़ रहा था, इसको वीवर पाइप बोला जाता है। इसी को बोलते हैं कि यह वीवर पाइप है। इसी को वीवर पाइप कहा जाता है। इसी को वीवर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वीवर कहा जाता है। हम्म। आए वीवर। हाँ, ये बम होता है। सबसे बड़ा संरचना को क्या बोलते हैं? उसमें बम बोलते हैं। जो सबसे बड़का होता है उसको क्या बोलते हैं? बम बोलते हैं, सबसे बड़ा टुकड़ा। जी हाँ। उसके बाद लॉपी होता है, उस सब में नहीं जाइए। कोणीय टुकड़ा निकलते हैं, ये सब अलग अलग है। हम्म। हम्म। वाटर वेपर, जलवाष्प। सुनो, धुआरा बोलते हैं इसे बोलचाल में। उसको जो वाष्प होता है ना, उसी को बोलते हैं। हाँ, तो उसमें जो मतलब अगर बात वितरण का करें, अगर बात वितरण का करें, तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं भाई? कहीं जाने की जरूरतें नहीं है। एक ही रीजन पढ़ लीजिएगा। जब भी कुछ पूछेगा तो उसी रीजन से लेकर के पूछ लेता है कि विश्व की लगभग 2/3 ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी के कारण क्या है? कारण क्या है? कह देंगे कि सर, प्रशांत महासागरीय पेटी जो महासागरीय प्लेट से निर्मित है, उसके किनारों पर जो अभिसारी सीमा बनता है, प्लेटों का क्षेपण होता है, प्लेट में मेल्टिंग होता है, और उसी का परिणाम है कि उसके सीमा पर
सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। आकृति कैसा है? घोड़े के नाल जैसा आकृति है। जब दोनों को इधर से, अब इस मैप में नहीं समझ में आएगा, ग्लोब को जब पकड़ के मिला दोगे ना तो इसमें आपको समझ में आने लगेगा कि इसकी आकृति कैसी है भैया। तो घोड़े के नाल के जैसी इसकी आकृति है। इसके आकृति कैसा है? घोड़े के नाल के जैसी इसकी आकृति है। प्रशांत महासागरीय पेटी का, ठीक है। और उसी में लगभग 2/3 ज्वालामुखी आते हैं। क्यों आते हैं हमने ये भी पढ़ा दिया आपको, क्यों आते हैं। और दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कैसे दिखाएंगे? इसमें भी तो वही आएगा ना, यहां से दिखा दिए ना कि यह घोड़े के नाल के जैसा है। देख लीजिए सीधा ऐसे बना हुआ रहता है। ये कुछ इस टाइप का अलग अलग संरचना इसमें निर्मित होती है। अब घोड़ा नहीं देखे हैं, उसी के नाल की तरह रहता है ऐसे, और दोनों तरफ आते रहते हैं। चलो आज बात करेंगे आपसे पुनः हम जलवायु विज्ञान पर। बात करेंगे जलवायु विज्ञान पर, जलवायु विज्ञान पर, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पर, जलवायु विज्ञान, या इसी को बोलते क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी। अब दो शब्द आता है, एक आता है जलवायु और दूसरा आता है मौसम। जलवायु और मौसम, बताओ जलवायु और मौसम में, जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है? जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है? मूल रूप से जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है? इतना तो सब लोगों को पता है कि सर जलवायु और मौसम दोनों एक नहीं, दो बात होता है। ये कोई नहीं ना जानता है कि दोनों एक ही बात होता है। दोनों अलग अलग बातें होती है, दोनों अलग अलग बातें होती है। जलवायु भी अलग होता है और मौसम भी अलग होता है। जलवायु भी अलग होता है और मौसम भी अलग होता है। जलवायु और मौसम, अब सुनता है ना, कभी नहीं गाना बनता है कि मौसम जलवायु की तरह बदल नहीं जाओगे। कैसे बदलता है? हाँ, मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे, क्योंकि जलवायु की तरह बदलता है तो फिर दिक्कतें नहीं होती, जीवन में दिक्कत होता है नहीं। जलवायु क्या है? या 35 वर्षों के मौसम का औसत होता है। जलवायु जो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जलवायु जो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, और मौसम अल्पकालिक प्रक्रिया है। यह अल्पकालिक प्रक्रिया है। एक बात बताओ, यह मौसम दिन प्रतिदिन या घंटा दर घंटा बदलता है, घंटा दर घंटा बदलता है। जबकि जलवायु 35 वर्षों के मौसम का औसत होता है। 35 वर्षों के मौसम का औसत होता है। 35 वर्षों के मौसम का औसत होता है। इतनी ही बात को तो पढ़ना है। यह 35 वर्षों के मौसम का
औसत होता है। जलवायु में आपको सबसे पहले सीखना है क्या? वायुमंडल। वायुमंडल हेडिंग लगा करके बताना हमको, कोई एकदम बेसिक बात है। एक से दो क्वेश्चन वायुमंडल से आपसे पूछेगा ही पूछेगा, जीएस में। ये नहीं कि टीजीटी पीजीटी की बात नहीं हो रही है, जीएस में। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं ये सब जीएस के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वायुमंडल कहते किसको है? ये वायुमंडल कहते किसको है? वायु का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायु का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हो उसी को वायुमंडल कहते हैं। हो गया, लिख लीजिए। वायु का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हो, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हो, वायुमंडल होता है। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हो वह वायुमंडल होता है। क्या होता है? वायुमंडल होता है। ठीक है सब लोग, वह वायुमंडल होता है। थोड़ा सा और कंटिन्यू करिए। ये वायुमंडल कहां से आया? तो पृथ्वी के ज्वालामुखीय प्रक्रिया से डिगैसिंग पद्धति का परिणाम है। पृथ्वी पर जो वायु है इसका 99% वायु डिगैसिंग पद्धति का परिणाम है। अभी आपने पढ़ा कि ज्वालामुखी में क्या निकल के आते हैं? जलवाष्प। उसी वाष्प का परिणाम है जो मैं पिछले क्लास में आपके साथ साझा किया था कि पृथ्वी पर कैसे वायु आया, पृथ्वी पर कैसे जल आया, पृथ्वी पर कैसे मानव आया। पिछले क्लास में इस पर हमारी बातें हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? हुआ था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। अब हर दिन वही भागवत सुनिएगा तो काम चलेगा? एकदम नहीं सुनेगा। हेडिंग लगा लो छोटा सा। वायुमंडल का प्रकार। अभी जिस वायुमंडल में हम लोग वास कर रहे हैं ये वायुमंडल कौन सा वायुमंडल है? क्षोभमंडल। मतलब प्रथम, दूसरा, तीसरा, ये पृथ्वी की उत्पत्ति काल से वर्तमान तक अभी वर्तमान जो वायुमंडल है यह वायुमंडल कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये किस स्तर की वायुमंडल है? उत्पत्ति उत्पत्ति कब हुआ था? कब कब? 3.5 नहीं, 3.8 अरब वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल की उत्पत्ति हुई थी। 3.8 अरब वर्ष पहले उत्पत्ति हुआ था। अभी वर्तमान जो वायुमंडल है ये तीसरे चरण का वायुमंडल है। अगर स्टेज की बात करें तो कौन सा स्टेज है? थर्ड स्टेज एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है ये। जो पहला स्टेज था वह पहला स्टेज में जीवन संभव था क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं था। क्यों जीवन संभव नहीं था फर्स्ट स्टेज में? क्यों जीवन संभव नहीं था? हम्म
वायुमंडल जिसकी उत्पत्ति 3.8 बिलियन ईयर से 3.1 बिलियन ईयर तक मानी जाती है। जो प्रथम वायुमंडल था, यह पहला वायुमंडल निर्मित था हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से पहला वायुमंडल निर्मित था हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित होने के कारण पहला वायुमंडल में जीवन संभव नहीं हो सका था। जो दूसरा वायुमंडल बना, यह दूसरा वायुमंडल किसका बना है? दूसरा वायुमंडल किसका बना? तो सर ये बना था नाइट्रोजन और कार्बन का। नाइट्रोजन और कार्बन का। जीवन यहां भी नहीं था, लेकिन जो वर्तमान है, ये वर्तमान है किसका? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यहां जीवन संभव है। यहां जीवन संभव है। तो वर्तमान वाला कौन सा है? तीसरा है भाई। एक लाइन लिखना नोट लगा के। अच्छा लिख लीजिए, प्रेम से लिखिए, कोई बात नहीं है। दिक्कत है किसी को? किसी महारथी योद्धा को दिक्कत है? नहीं है? ये सब लोग ठीक है? एक लाइन लिखे। हाँ, नोट में, नोट ही लिखो। एक लाइन नोट लिख लेना है। ऑक्सीजन सबसे नवीन, ऑक्सीजन सबसे नवीन गैस है। सबसे नवीन गैस है। ऑक्सीजन सबसे नवीन गैस है, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है भाई? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से हुआ है। जिसकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से हुआ है। अब इसको हाईलाइट करके रखना। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑक्सीजन आने के बाद ही कोनो जीवन आने की संभावना होगी, अन्यथा जीवन नहीं होगा। ठीक है, 500 मिलियन वर्ष पहले, बिलियन नहीं, मिलियन। ठीक है, मिलियन, मिलियन में मत जाना, करोड़ उसमें मत जाना, अरब में मत जाइएगा। मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। अब इस वायुमंडल की संरचना क्या है? वायुमंडल की संरचना क्या है? सबसे ज्यादा क्या? 78% नाइट्रोजन
और 21% ऑक्सीजन, 1% में अन्य गैस। 1% में क्या है? अन्य गैस। अन्य गैसों में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, हाँ, आर्गन, सबसे ज्यादा आर्गन 0.9% अप्रोक्स है। सबसे ज्यादा कौन है? आर्गन है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, सब लोग बना लो। आप लोगों का कोई अपना हो दरोगा पढ़ने वाला तो उसको बता देंगे। 499 का बैच है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा वो ऑफर भी। हाँ, उसमें मेरी क्लास हिस्ट्री से शुरू होगी। मैं उसी बैच में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बाकी किसी बैच में हिस्ट्री नहीं। नहीं, यहाँ तो बहुत सर लोग हैं इस बैच में हिस्ट्री के। नहीं, उस दरोगा बैच में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। यहाँ सर लोग हैं ना, सब सब्जेक्ट के सर हैं, सब सर सब सब्जेक्ट के सर लोग हैं ना। सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, सब लोग पढ़ाते रहते हैं। हम जल्दी जल्दी अपना क्लास समाप्त करेंगे और सर लोगों को मौका देंगे कि आप लोगों को अपना विषय में वो लोग आगे बढ़ाए। क्या? और लगातार 2 महीना हम भी नहीं पढ़ा सकते हैं ना आपको, बाकी लोग कब पढ़ाएंगे? तो इसलिए थोड़ा तेज पढ़ना है। चलिए, अधरोगा है तो वो ऑनलाइन मोड में बैच है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऑनलाइन है। तो यहाँ से उसको मतलब नहीं है, वो क्लास चलेगा स्टूडियो से। हाँ, स्टूडियो से तो 5-10 दिन ज़्यादा भी उसमें पढ़ाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है, उसको पढ़ाया जाएगा। है? हाँ, तो 499 है, ये आपको पता ही नहीं है। ठीक है, 1000 बच्चा का है, आधा लगभग भर गया है, आधा और भर जाएगा तो फिर चल जाएगा ये फीस भी ज़्यादा। मिशन 50 में खर्चा की क्या जरूरत है? रंजीत सर जहाँ है वहाँ, यहाँ से खर्चा निकले ना निकले सर है ना। तो चलो, देखो मिशन 50 में बैच जो है कभी इस सोच के नहीं बनता है कि इस बैच से कितना पैसा आएगा, सोच के बनता है कि बैच चलना चाहिए। ठीक है, और पिछले बैच में मैं नहीं था, इस बात का हमें दुख है, लेकिन अब मैं सब बैच में रहूंगा, कंटिन्यू रहूंगा, और जितना हो सकेगा आगे एक और टीआरई का बैच आएगा अभी बहुत जल्द, जिसको फिर से शुरू किया जाएगा, ये स्टार्ट होगा फिर से वो भी। तो इसमें सोचना ही नहीं है। देखिए, इस मंथ तक आएगा, टारगेट बैच होगा। पहले इसमें पढ़िए, जो लोग इसमें है इसमें पढ़िए। मैं दरोगा के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था। सुनो, आगे पढ़ना क्या है भाई? हाँ, आओ वायुमंडल की संरचनाओं पर बात कर लेते हैं एक बार। स्टेज कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? बोर्ड पर बदे रहो, कितने स्तर होते हैं भाई वायुमंडल में? कितने स्तर होते हैं? आ? कोई बोला है 4, कोई बोला है 5, किसे काम चलेगा? कितने स्तर होते हैं? 5। हाँ, ये बात हुआ, 5। सबसे नीचे, हाँ आगे बढ़ते जाओ। सबसे निचला मंडल कौन है? क्षोभ मंडल। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर किसका? हाँ, कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिए, सब चीज आपको मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए। ठीक है, या बहुत अच्छी बात है। इसमें 5 मंडल होते हैं। 5 मंडलों में जो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, एक बार समझ लो, बस समझ लो। आज इसकी विशेषता आपसे पूछे जाएंगे कि भैया इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। जितने भी मौसमी घटनाएं हो वो सब इसी ट्रोपोस्फेयर में घटित होने वाली घटनाएं हैं। मौसमी घटनाओं में वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब इसी में घटित होता है। ये मंडल भी 2 भागों में बट जाता है, एक विषुवतीय और दूसरा ध्रुवीय प्रदेश।
दो भागों में बट जाता है। कौन कौन सा? जी हाँ, विषुवतीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश। लिखते चलो, विषुवतीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, इक्वेटर रीजन्स और पोलर रीजन्स। जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ये ध्रुवीय प्रदेशों में यहां भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। सब तो होता है विषुवतीय प्रदेशों में ही। बादल बनेंगे, इस बादल से बरसात होगा, बादल से बरसात होगा, वर्षा होगी, वर्षण होगा। इस वर्षण का परिणाम होगा कि इसमें वृक्ष बनेंगे, मानव जीव जंतुओं का प्रवेश बढ़ेगा, समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं होगी। ये ध्रुवीय प्रदेशों में कितना किलोमीटर तक? 8 किलोमीटर तक, जबकि विषुवतीय प्रदेशों में 18 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर? यहां देखिए, एक्चुअली ये फिगर ऐसा होता है, लेकिन मैं बोर्ड पर वैसा नहीं बना रहा हूं कि पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ जाएगी, बीच बीच में हमको लिखना पड़ेगा। यहां भी पोल और ये भी पोल, दोनों ध्रुव ना, और बीच में विषुवत। तो ऐसा उठा हुआ रहता है विषुवतीय क्षेत्र, क्षोभ मंडलीय क्षेत्र। मैंने यहां पर बस ऐसे क्रॉस करके बना दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका औसत ऊंचाई कितना होता है? इसका औसत ऊंचाई कितना होता है? कोई तो बताओ, इसका औसत ऊंचाई कितना होता है? तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। कितना किलोमीटर होता है? 13 किलोमीटर होता है। 18 8 26, 26 बटा 2 कितना? 13 किलोमीटर होता है। सेकंड क्या होता है? समताप मंडल होता है। अब समताप मंडल में ये नहीं है कि यहां तापमान सब जगह बराबर होता है। नहीं तो आप लोग को समझा देगा कोई कि सुनो, समताप मंडल में तापमान एक जैसा रहता है, उसी को समताप मंडल कहते हैं। अब बहुसंख्यक लोग हाथ भी उठा लेंगे, यस सर ये सही है। यहां भी लेयर होता है और उन लेयर्स के तापमान जो है एक लेयर में एक जैसा होता है, तो नाम पड़ा है इसका समताप। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भैया इसमें पाए जाते हैं ओजोन मंडल O3, इसमें पाए जाते हैं ओजोन मंडल। थोड़ा सा ओजोन को लेकर के स्पेशल बातें। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन जब नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह O3 या ओजोन बनता है। अब एक बात बताइए, हाँ बताइए बताइए, ठीक है। अब ये ओजोन से पूछा जाएगा आपसे कि मेरे भाई ओजोन का निर्माण होता कहां है? ओजोन का निर्माण कहां होता है? ओजोन का निर्माण जब भी होगा तो विषुवत रेखा पर होता है। ओजोन का निर्माण विषुवत रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, इक्वेटर पर ओजोन निर्मित होता है। क्योंकि यह सूर्य की किरणों में, सूर्य के किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके O3 या ओजोन बनाता है। ठीक है। एक बात और पूछेगा कि इसका विनाश कहां होता है? तो ओजोन का जो विनाश होता है वह ध्रुवीय प्रदेशों में होता है, पोलर रीजन्स में होता है, कि ध्रुवीय प्रदेशों में ही ओजोन का विनाश होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन के निर्माण से लेकर के
ओजोन विनाश तक की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? इसी का नाम है चैपमैन साइकिल। क्या? चैपमैन साइकिल। इसी का नाम है ओजोन निर्माण से लेकर के और विनाश तक की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं चैपमैन साइकिल। चैपमैन साइकिल बोला जाता है। दिक्कत है? चैपमैन साइकिल है। ओजोन का निर्माण होता है विषुवत पर, विनाश होता है ध्रुवों पर। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चैपमैन साइकिल। 18 से 24 किलोमीटर तक ओजोन बहुत सघन होता है और यह ओजोन रक्षा करता है हमें किससे? सूर्य के अल्ट्रा वायलेट किरणों से, पारा वैगनी किरणों से। अगर ओजोन नहीं होता और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती तो इसका परिणाम क्या होता? हाँ, कहिएगा कि सर पृथ्वी तक पहुंचने से त्वचा कैंसर की समस्याएं बढ़ती है, उसके बाद अल्सर मोतियाबिंद, अल्सर मोतियाबिंद, अल्सर मोतियाबिंद, फिर पौधों में झुलसी नामक रोग होता है, पौधों में झुलसी नामक रोग होने लगता है। ओजोन के क्षरण के कारण क्या क्या है? इसका क्षरण कैसे? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर, एसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जेट वायुयान से निकलने वाले धुएं से, ये सब इसके कारक रहे हैं। अब समताप मंडल पर ही अपने क्लास को कंसंट्रेट रखते हैं। कितना किलोमीटर है ये? 50 किलोमीटर है। सर यही पाए जाते हैं क्या? मौसमी गुब्बारे, यही मिलते हैं मौसमी गुब्बारे। इसी मंडल में उड़ाया जाता है वायुयान को, इसी मंडल में उड़ाते हैं किसको? वायुयान को। एरोप्लेन को भी इसी मंडल में उड़ाते हैं। तीसरा है मध्यमंडल, तीसरा है मध्यमंडल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इसका तापमान सबसे कम हो जाता है, -120 डिग्री सेल्सियस तक, -120 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। -120 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है। दिक्कत है? हाँ, फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे आप, मिलेगा क्या भाई? इसी में मिलता है आपको आयन मंडल। और आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यहां पाए जाते हैं संचारी तरंग, संचारी तरंग, रेडियो तरंग। अगर ये संचारी तरंगे नहीं हो तो कम्युनिकेशन संभव नहीं था। ठीक है? पहले लोग कहता था आकाशवाणी से बोल रहे हैं, तो लगता है कि कौन ऊपर बैठल है आकाशवाणी में, अब वही आकाशवाणी से बोल रहा है। फिर लोगों ने बताया कि नहीं, ऊपर रेडियो स्टेशन है। बहुत समय के बाद समझ में आया कि नहीं, वह प्राकृतिक संचार कम्युनिकेशन वेव है, जहां देखोगे कि कैसे वे शॉर्ट, मीडियम, ये सब FM, ये सब फॉर्मेशन में बटा हुआ है, वहीं से समझ में आएगा। रेडियो कभी किसी ने बजाया है भाई? बजाए हो? अच्छा एक बात बताओ, उसमें बैंड देखा है तुम लोग? बैंड, हाँ, इधर उधर खसकाते हैं, तो क्या रहता है उसमें बैंड में? तब कैसे रेडियो बजाई है आप? हाँ, वो बैंड, हाँ, पीछे बैंड रहता था। शॉर्ट, मीडियम, FM, ये सब बैंड रहता। तो कब किसको शॉर्ट बोलते थे, किसको मीडियम बोलते थे, किसको FM बोलते थे, वो यहीं से पता चलेगा आपको। ठीक है? आ, पढ़ाए उतना गहराई तक, लेकिन बहुत दिक्कत होता है बहुत आदमी सबको, लेकिन पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है? एग्जाम से ऊपर भी पढ़ाना जरूरी है क्या? ठीक है, रुको।
अब ये आयन मंडल है। आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भैया, कि यहाँ संचारी तरंग मिलते हैं और यहाँ उल्का पिंड भी पाए जाते हैं, उल्का पिंड भी पाए जाते हैं, उल्का पिंड भी जलते हैं आकर के यहीं पर। कितना किलोमीटर तक है, 600। मध्यमंडल में कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, ऊपर से आएंगे, तो उनका प्रेजेंटेशन यही देखा जाता है, यहां जल जाते हैं, अगर बच गए तो आकर के मध्यमंडल में जलते हैं। ठीक है, यहां देखिए ये मध्यमंडल कितना 80 किलोमीटर तक ऊंचा होता है, जबकि इससे भी ऊपर होता है कौन सा, बहिर्मंडल। इससे भी होता है कौन सा, बहिर्मंडल। इसके ऊपर कौन सा है, बहिर्मंडल होता है। एक खाका अभी खींच दिए हैं आपको, अभी इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, अक्रिय गैस ये सबको पढ़ना है, नियॉन, क्रिप्टॉन, जियोन, ये सब नाम सुना है ना आपने, हीलियम वोलियम का नाम सुना है ना। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि अभी ये तो परिचय करा दिए हैं, अभी इसके टोटल चीजों को पढ़ना है। इसमें कौन सा है यहाँ पर उपग्रह, अब इसमें ज्यादा लिखवाइएगा तो आप ही को पढ़ने में दिक्कत होगी। जल जाता है, खत्म। जी हाँ, ये हमने क्या कहा कि उल्का पिंड दिखते हैं आयन मंडल में, जले तो जले यहां, नहीं तो कहां आकर के मध्यमंडल में जल ही जाते हैं। इसको अगर दिखाने की बात हो तो कहां दिखाओगे आप ले जाकर के, भैया आयन मंडल में ही आप लोग दिखाना। ठीक है, यहां इस पर अभी सब पर एक एक गो शॉर्ट नोट्स लिखवा देंगे आपको, ये समझे, कि जैसे मध्यमंडल, सॉरी जैसे क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में जितनी बातें आपसे हो सकेगी उस सब, अभी इसमें सम मंडल होता है, अभी सब मंडल भी होता है। अब आजू कहानी छेड़ेंगे तो और परेशान हो जाओगे तुम लोग, सर सब मंडल विषम मंडल तो नाम ही नहीं सुने हम, तो थोड़ा एक क्रम से चलिए। अब आप लोगों के अंदर में भी अच्छी बात है, जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है, कि इतनी इतनी जो है अच्छी जिज्ञासा होती है कि आप चाहते हो कि बस एक ही बार में सब चीजें जो है हाँ फटाफट आ जाता, लेकिन भैया थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहिर्मंडल में क्या है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित करते हैं, कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित करते हैं, यहीं पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित होती है। क्यों कृत्रिम उपग्रह स्थापित होता है यहाँ पर, क्यों कृत्रिम उपग्रह स्थापित होता है, क्यों, वायुमंडल नहीं, यहां गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। ठीक है, चलो सुनो, किसका 120 डिग्री होता है, यहाँ तापमान गिरते जाता है सब जगह से। ठीक है, अब यहां से पढ़ाया जाएगा कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान में ह्रास होता है, या ह्रास होते होते अंतिम रूप से आ जाओगे यहाँ मध्यमंडल में तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन यहाँ के बाद से फिर ऊपर उठते जाता है। ठीक है, हाँ फिर उठेगा। रुको, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सुन लो, होमवर्क सुन लो भाई, कल आप लोग रहेंगे क्या, मतलब क्लास हम पता कर लेते हैं, क्लास नहीं चले, नहीं क्यों, काहे रोना भाई, दही चूड़ा, दही चूड़ा में क्या क्लास, हाँ दही लेके आइएगा यहीं पर। सुनो, आप दो चीज घर से पढ़ के आइएगा प्लीज, सुनो, एक तो वायुमंडल को और दूसरा पवन को, वायुमंडल को और दूसरा पवन को, दोनों को क्लास में, कल के क्लास में हम फिनिश करेंगे। पहले तो वायुमंडल को फिनिश कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए क्लास पर पवन पर क्लासेज आपकी
चलेगी। पवन कहते किसको है, वायु बना कैसे, ये चलता कैसे है, इसमें पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, किसी भी स्थान पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना के गति से कितना के गति से अभी वायु पवन चल रहा है। हो जाएगा सबसे? अरे सब लोग से हो जाएगा? तो दो जरूर पढ़ के आइएगा। मैं उस दिन वायुमंडल को एकदम एक एक चीज इसका पढ़ा दूंगा और फिर इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे पवन को लेकर के, ठीक है।